दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को उस विमान के अंदर कल्पना कीजिए जो बादलों के बीच अचानक भयानक तरह से हिलने लगता है। आपके चारों तरफ लोग चीख रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क गिर रहे हैं और विमान का एक पूरा हिस्सा जोर के दबाव से फटकर खुल जाता है। हवा इतनी तेज है कि सामान और इंसान एक एक करके उस खुले हिस्से में समा रहे हैं। और ठीक उसी अफरा तफरी के बीच वही सहकर्मी जिसने आपकी मेहनत चुराई, जिसने आपका मजाक उड़ाया, आप पर झपटता है और आपका गला दबाकर आपकी सीट बेल्ट छीनने की कोशिश करता है। वह आपको धक्का देकर उस खुले हिस्से में फेंकना चाहता है ताकि वह खुद बच सके। और उसी निर्णायक पल में आप अपने हाथ में एक तेज चीज लेकर उसके हाथ पर वार करते हैं। वह संतुलन खोकर लटक जाता है और आप उसे बचाने के बजाय ठंडे दिमाग से खिड़की बंद कर देते हैं। हाँ, यह सिर्फ एक काल्पनिक दृश्य नहीं है। ये लिंडा की कहानी का वह मोड़ है जहाँ एक साधारण सी कर्मचारी अपने बॉस के सबसे करीबी दोस्त की मौत की गवाह बनती है। इसके बाद वह खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाती है जहाँ उसके साथ केवल वही बॉस बचा है जिसने कभी उसका प्रमोशन चुराया था, जिसने उसे जंगल में रहने लायक कहकर बेइज्जत किया था। और अब उसी द्वीप पर जब बॉस भूखा और बेहोश पड़ा है, वही लिंडा उसके लिए खाना लाती है, पानी पिलाती है और उसे जीवित रखने की कोशिश करती है। लेकिन क्या वह सच में उसे बचाना चाहती है या यह उसके बदले का कोई और तरीका है? इस कहानी में हर मोड़ के बाद एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आएगा जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह महज एक सर्वाइवल कहानी नहीं है। यह एक ऐसी औरत की मानसिक लड़ाई है जो अपने अपमान की राख से उठकर खुद जंगल की रानी बन जाती है और उसी शख्स को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है जिसने कभी उसे नीचा दिखाया था। कहानी की शुरुआत में हम लिंडा नाम की एक युवा, मेहनती और बेहद प्रतिभाशाली लड़की को देखते हैं जो एक विशाल प्राइवेट मल्टी बिलियन कंपनी में एक मिडिल लेवल एनालिस्ट के तौर पर काम करती है। लिंडा न केवल अपने काम में कुशल है बल्कि वह अपने से जूनियर कर्मचारियों की भी मदद करती है, रात रात भर जागकर प्रोजेक्ट्स पूरे करती है और कभी कोई शिकायत नहीं करती। कई हफ्तों की कठोर मेहनत और कई अनिद्रा भरी रातों के बाद लिंडा एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार करती है जो कंपनी के लिए एक बड़े बैंक डील को सफल बनाने की आखिरी कुंजी थी। उसने इस रिपोर्ट में हर छोटे डाटा को परखा था, हर ग्राफ को खुद बनाया था और हर संभावित जोखिम को चिह्नित किया था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी मेहनत रंग लाएगी। वह अपने इस काम को अपने सहकर्मी और तकनीकी टीम के प्रमुख डीफॉन को दिखाती है जो बाहरी तौर पर बहुत ही मिलनसार और मददगार लगता है। डीफॉन रिपोर्ट देखकर लगभग उछल पड़ता है। वह उसकी जमकर तारीफ करता है और कहता है, लिंडा, तुमने कमाल कर दिया। कल की मीटिंग में मैं सबको साफ साफ बताऊंगा कि इस रिपोर्ट के पीछे की पूरी मेहनत केवल और केवल तुम्हारी है। ये सुनकर लिंडा का दिल खुशी से नाच उठता है। वह रात को अपने छोटे से अपार्टमेंट में अपने एकमात्र दोस्त पालतू पक्षी स्वीटी के साथ नाचती है और सपने देखती है कि आखिरकार उसकी काबिलियत को पहचान मिलेगी और चेयरमैन का किया वादा पूरा होगा। लेकिन अगले दिन की सुबह लिंडा के लिए एक दुस्वप्न लेकर आती है। वह मीटिंग रूम के बाहर कांच की दीवार के पीछे खड़ी होती है और देखती है कि डीफॉन स्क्रीन पर वही रिपोर्ट पेश कर रहा है, लेकिन हर स्लाइड से उसका नाम गायब था। डीफॉन ने न केवल उसका नाम नहीं लिया बल्कि उसकी रिपोर्ट को अपना बताकर सारा क्रेडिट झटक लिया था। सब लोग तालियां बजा रहे थे और डीफॉन शर्मिंदा तक नहीं हुआ। लिंडा के पैर जमीन से उखड़ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप अपनी सीट पर लौट आई क्योंकि उसे पता था कि इस ऑफिस में उसके साथ पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। उसकी मेहनत को हमेशा कोई दूसरा ही भुनाता रहा था, लेकिन इस बार दर्द इसलिए और गहरा था क्योंकि उसने सच में उम्मीद कर ली थी। लिंडा का अकेलापन सिर्फ ऑफिस की चारदीवारी तक सीमित नहीं था। वह एक बड़े शहर में बिल्कुल अकेली रहती थी, न कोई परिवार, न कोई सच्चा दोस्त। उसके अपार्टमेंट में उससे बात करने वाला केवल उसका प्यारा सा पक्षी स्वीटी था जो सुबह सुबह उसे चहचहाकर जगाता था। लेकिन इस अकेलेपन के बीच भी पिछले कुछ महीनों से लिंडा काफी खुश थी क्योंकि कंपनी के दिवंगत चेयरमैन ने उससे व्यक्तिगत रूप में वादा किया था कि उसे जल्द ही वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोट किया जाएगा। चेयरमैन उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे और लिंडा उन्हें अपना गुरु मानती थी। लेकिन चेयरमैन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और अब उनका बेटा ब्रैडली, जो एक अहंकारी, अनुभवहीन और लाड प्यार में बड़ा हुआ युवा था, कंपनी की बागडोर संभालने वाला था। लिंडा को पूरा भरोसा था कि चेयरमैन का वादा और उसकी मेहनत देखते हुए नया बॉस भी उसे प्रमोशन देगा। वह इसी उम्मीद में अगले दिन का इंतजार कर रही थी कि नया बॉस आएगा और सबको नए पद बांटेगा। अगली सुबह जब ब्रैडली पूरे स्टाफ को संबोधित करने आता है तो लिंडा उत्साह से भरी हुई आगे बढ़ती है, अपना परिचय देती है और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाती है। लेकिन उसी समय ब्रैडली की नजर उसके हाथ में पकड़े हुए सैंडविच पर पड़ती है। लिंडा सुबह की मीटिंग से पहले जल्दबाजी में कुछ खा रही थी। ब्रैडली उसे देखते ही चिल्ला उठता है, क्या यह कोई पिकनिक है? ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, नियमों का पालन करो। लिंडा शर्मिंदा होकर सैंडविच छुपा लेती है। ब्रैडली बिना उससे हाथ मिलाए, बिना उसकी बात सुने अपने ऑफिस में चला जाता है। वहाँ उसका मैनेजर उसे समझाता है कि लिंडा कंपनी की सबसे मेहनती और सबसे जरूरी कर्मचारी है और चेयरमैन ने उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाने का वादा किया था। लेकिन ब्रैडली पहले ही अपने कॉलेज के करीबी दोस्त डीफॉन को वह प्रमोशन दे चुका होता है बिना कोई इंटरव्यू या मेरिट देखे। मैनेजर चेतावनी
देता है कि अगले दिन बैंक की बड़ी मीटिंग में पूरा डाटा केवल लिंडा के पास है और उसके बिना डील फेल हो सकती है। ये सुनकर ब्रैडली समझ जाता है कि लिंडा कितनी पावरफुल है, लेकिन वह उसे प्रमोशन देने के बजाय एक साजिश रचता है। वह चाहता है कि डिफॉन लिंडा से सारा काम सीख ले और फिर लिंडा को किसी दूर दराज की ब्रांच में ट्रांसफर करके हमेशा के लिए अपनी आंखों से दूर कर दे। इसी बीच ऑफिस के गपशप करने वाले कर्मचारियों से लिंडा को पता चलता है कि उसका प्रमोशन कैंसिल हो चुका है और वह पद डिफॉन को दे दिया गया है, जिसने आज तक कोई काम खुद नहीं किया था। यह सुनते ही लिंडा के अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। वह अब चुप नहीं बैठ सकती। वह सीधा ब्रैडली के ऑफिस में घुस जाती है बिना दस्तक दिए। ब्रैडली चौंक जाता है, लेकिन लिंडा उसके सामने खड़ी होकर पूछती है, मुझे वादा किया गया था, मेरी मेहनत आपने देखी है। मैंने रात रात भर जाग कर वह रिपोर्ट बनाई और डिफॉन ने वह क्रेडिट चुरा लिया, फिर भी उसे प्रमोशन मिला और मुझे नहीं। ब्रैडली झूठी शांति से जवाब देता है, लिंडा तुम काम में अच्छी हो, लेकिन लीडरशिप के लिए तुम में वे गुण नहीं है। तुम्हारा व्यवहार भी अजीब है और तुम बड़े डील को हैंडल करने के लिए मेंटली तैयार नहीं हो। लिंडा को जैसे कोई तमाचा मारा गया हो। तब ब्रैडली शायद उसे चुप कराने के लिए या अपनी छवि सुधारने के लिए कहता है, लेकिन तुमने हिम्मत की और सवाल पूछा, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम कल की मीटिंग से पहले उस डाटा प्रॉब्लम को हल कर दो तो मैं प्रमोशन पर दोबारा विचार करूंगा। उसी समय वहां ब्रैडली की मंगेतर चेरी आती है, जो एक अमीर और ताकतवर परिवार की संतान है। वह अपने कॉन्फिडेंस, महंगे कपड़ों और ब्रैडली के साथ रूखे व्यवहार से लिंडा को याद दिलाती है कि वह कितनी छोटी है। लिंडा के मन में ईर्ष्या और जलन तो होती है, लेकिन वह अपने आप को संभाल लेती है और वहां से चली जाती है। अगले ही दिन लिंडा, ब्रैडली, डिफॉन और कुछ सीनियर अधिकारी कंपनी के प्राइवेट जेट से बैंकॉक के लिए उड़ान भरते हैं। लिंडा इस यात्रा को अपना आखिरी मौका समझती है। वह फ्लाइट में बैठी पूरी रात जागकर काम करती है, कॉफी पीती है और सुबह होते होते उस मुश्किल डाटा प्रॉब्लम का समाधान निकाल लेती है। वह थकी हुई है लेकिन संतुष्ट है। तभी डिफॉन, जो अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है, अपने फोन से एक वीडियो चलाता है। वह वीडियो कई साल पुराना है, जब लिंडा ने एक सर्वाइवल रियलिटी शो के ऑडिशन के लिए डेमो टेप बनाया था। उसमें वह जंगल में पेड़ों पर चढ़ती है, बिना माचिस के आग जलाती है, एक तेज पत्थर से मछली काटती है और कच्ची मछली खाती है। सब लोग यह देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ब्रैडली सबसे जोर से हंसता है और कहता है, लिंडा तुम तो सच में जंगल में रहने के लायक हो। तुम्हारी असली जगह तो जंगल है, यहाँ नहीं। डिफॉन और बाकी लोग भी ताली बजाकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लिंडा का दिल टूट जाता है, लेकिन इस बार दर्द के साथ साथ उसके अंदर जबरदस्त गुस्सा पैदा होता है। उसे समझ आ जाता है कि चाहे वह कितना भी कर ले, ये लोग उसे कभी इज्जत नहीं देंगे। वह चुपचाप अपना लैपटॉप खोलती है और बिना किसी को बताए सारी रिपोर्ट, सारे डाटा, हफ्तों की मेहनत, सब कुछ डिलीट कर देती है। और ठीक उसी पल, जैसे प्रकृति ने उसका साथ देने की ठान ली हो, पूरा विमान तेजी से हिलने लगता है। पायलट की घबराई आवाज आती है, टर्बुलेंस, इमरजेंसी। सीट बेल्ट की लाइट जलती है, लेकिन तब तक केवल लिंडा और ब्रैडली के पास सीट बेल्ट लगी होती है। बाकी सब हंसी में मस्त थे। अचानक एक भयानक धमाके के साथ विमान का एक हिस्सा फटकर खुल जाता है। हवा का दबाव इतना तेज होता है कि सामान और लोग उस खुले हिस्से में समाने लगते हैं। एक एक करके चीखें, फिर सन्नाटा। डिफॉन पागलों की तरह भागता है। वह किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है। उसकी नजर लिंडा की सीट बेल्ट पर पड़ती है। वह उस पर झपटता है, उसका गला दबा देता है और चिल्लाता है, तू क्यों बचेगी? तू तो जंगल की जानवर है। वह उसकी सीट बेल्ट का बकल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा अब वह नहीं रही जो ऑफिस में चुपचाप अपमान सहती थी। उसने बिना सोचे, बिना डरे अपने हाथ से पास में पड़ी एक तेज धातु की चीज, विमान के मलबे का एक टुकड़ा, उठाई और उसे डिफॉन के हाथ पर जोरदार वार कर दिया। डिफॉन दर्द से चीखता है, उसका हाथ छूट जाता है और वह संतुलन खोकर सीधे उस खुले हिस्से में लटक जाता है। वह एक हाथ से किनारा पकड़ता है और उसकी आंखों में डर और निराशा है। वह मदद की गुहार लगाता है। लिंडा एक पल के लिए रुकती है। उसकी आंखों के सामने ऑफिस के वो दिन घूम जाते हैं जब डिफॉन ने उसकी मेहनत चुराई, जब उसने सबके सामने उसका वीडियो चलाकर उसका मजाक उड़ाया। और फिर बिना कोई भावना दिखाए वह खिड़की का हैंडल पकड़ती है और उसे जोर से बंद कर देती है। डिफॉन की चीख हवा में गुम हो जाती है। कुछ ही सेकंड बाद पूरा विमान समुद्र में जा गिरता है और चारों तरफ सिर्फ पानी, धुआं और सन्नाटा रह जाता है। जब लिंडा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक सुनसान द्वीप के किनारे पाती है। उसके शरीर पर चोटें हैं, उसका सिर दर्द कर रहा है, लेकिन वह जीवित है। वह किसी तरह उठती है और रेत पर चलती है। दूर उसे ब्रैडली का शरीर पड़ा दिखता है, बेहोश, उसके पैर से खून बह रहा है। लिंडा के मन में आता है कि उसे वहीं छोड़ दे, क्योंकि यही वह आदमी है जिसने उसका प्रमोशन चुराया, उसका मजाक उड़ाया और उसे जंगल भेजने की बात कही। लेकिन शायद उसके अंदर का इंसान अभी बचा है, या शायद वह चाहती है कि वह जीता रहे ताकि वह उसे उसकी हकीकत दिखा सके। वह उसे घसीटकर पेड़ों की छांव में ले जाती है, उसके पैर के घाव पर अपने कपड़े का एक टुकड़ा बांधती है। अब इस द्वीप पर सिर्फ वह दोनों जिंदा हैं और यहीं से शुरू होती है उनके जीवित रहने की असली लड़ाई। लेकिन इस बार लिंडा बॉस नहीं, बल्कि रानी है।
अगले दिनों में लिंडा अपने सर्वाइवल वीडियो के हर सबक को याद करती है। वह एक तेज पत्थर से चाकू बनाती है, बांस के पेड़ों को काटकर एक मजबूत झोपड़ी बनाती है और नारियल के खोलों को जमीन में गाड़कर बारिश के पानी को स्टोर करती है। वह आग जलाने के लिए 2 पत्थरों को रगड़ती है और जब पहली लौ दिखती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर आ जाता है। रात में भयानक तूफान आता है, बिजली कड़कती है। लिंडा बेहोश ब्रैडली को अपनी झोपड़ी में खींच लेती है और उसे अपने शरीर से ढक कर रखती है। सुबह होने पर वह नारियल के खोलों में भरा पानी और एक केकड़ा जो जाल में फंस गया है देखती है। वह आग पर केकड़ा सेकती है और जब ब्रैडली को होश आता है तो वह उसे अपने हाथों से खिलाती है और पानी पिलाती है। ब्रैडली रोने लगता है जब उसे पता चलता है कि डीफॉन और बाकी सब मर चुके हैं। वह टूट जाता है, अपने आप को कोसता है। लिंडा उसे चुप कराती है और पहली बार उसे एक एहसास होता है यहाँ कोई उसका बॉस नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है, वह आजाद है। अगले दिन लिंडा एक सुंदर शंख ढूंढकर खुशी खुशी ब्रैडली को दिखाने आती है, लेकिन ब्रैडली जो अब धीरे धीरे ताकत पा रहा है गुस्से से पूछता है, तू बचाव के लिए संकेत क्यों नहीं दे रही? हमें यहाँ से निकलना है। लिंडा कहती है कि वह अब तक खाने और रहने की व्यवस्था में व्यस्त थी। ब्रैडली खुद खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन दर्द से गिर जाता है। जब लिंडा उसे सहारा देने जाती है तो वह उसे धक्का देकर चिल्लाता है, मुझे मत छू, मैं तेरा बॉस हूँ, यहाँ भी मेरा ही राज चलेगा। ये सुनकर लिंडा की आंखों में आग लग जाती है। वह बिना कुछ कहे अपना बैग उठाती है और उसे अकेला छोड़कर जंगल में चली जाती है। 2 दिन और 2 रात तक वह वापस नहीं आती। ब्रैडली बिना पानी और खाने के बेहाल हो जाता है। धूप में उसके होंठ फट जाते हैं, वह बेहोश होने लगता है। तीसरे दिन लिंडा लौटती है। उसके हाथ में फल और एक नारियल है। वह उसके मुंह में पानी डालती है और ठंडी आवाज में कहती है, यह ऑफिस नहीं है, यहाँ मैं बॉस हूँ। अगर तुझे जीना है तो सीख ले कि मुझसे कैसे बात करनी है। ब्रैडली हार मान लेता है और धीरे से कहता है, माफ करना लिंडा। वह पहली बार उसका नाम लेकर बोलता है। अब लिंडा उसे जंगली सूअर का शिकार करना सिखाती है। वह खुद एक गहरा गड्ढा खोदती है, उसे तेज डंडों से ढकती है और अगली सुबह एक बड़ा सूअर उसमें गिर जाता है। वह गर्व से उसे ब्रैडली के सामने फेंकती है और कहती है, देखा, मैंने कहा था कि जंगल मेरा घर है। वे दोनों उस सूअर को भूनते हैं, पेट भरकर खाते हैं और रात को तारों के नीचे बैठते हैं। अगले दिन लिंडा एक साफ झरना ढूंढ लेती है। वहां नहाते समय उसे दूर समुद्र में एक नाव दिखाई देती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। वह चिल्ला सकती है, वह संकेत दे सकती है और यह आजादी खत्म हो सकती है, लेकिन वह चुप रह जाती है। वह नहीं चाहती कि यह द्वीप, यह आजादी, यह शांति कभी खत्म हो। वह वापस लौटती है और ब्रैडली को झरने के बारे में तो बताती है लेकिन नाव के बारे में कुछ नहीं कहती। ब्रैडली नाव बनाने का सुझाव देता है लेकिन लिंडा टाल देती है। कुछ दिन बाद एक और नाव आती है और इस बार लिंडा खुद चिल्लाकर संकेत देती है। उन्हें बचा लिया जाता है लेकिन लिंडा अब पहले जैसी नहीं है। वह जानती है कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। वापस जाकर वह कंपनी में हलचल मचा देती है, अपनी कहानी सबको सुनाती है और उस द्वीप की यादें उसे कभी कमजोर नहीं होने देती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लिंडा ने अपना बदला लेकर सही किया या गलत? अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशन स्टोरीज आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।